नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का गोधूली कहानी प्रश्न उत्तर। 5वां चैप्टर है नागरी लिपि, जिसे लिखा है गुनाकर मुले ने। एक बात की जानकारी मैं आपको दे दूं कि नागरी लिपि के जो दूसरा नाम है वह है देवनागरी लिपि। पहला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, यह नागरी लिपि का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। अब इसका आंसर है कि विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार कहीं भारत से बाहर आए थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि गुर्जर प्रतिहार अपना देश का नहीं था, वह दूसरे देश का था जो हमारे भारत में आकर बस गए थे। यह जो गुर्जर प्रतिहार था, इन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। जब भारत आए तो ये इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अवंती प्रदेश जो था, पहले अपना जो देश था यह प्रदेश में बटा हुआ था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जिनको हम लोग प्रदेश कहते थे। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करता था, तो इन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन को स्थापित किया था और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। अवंती के जो बगल में जो कन्नौज था, उस कन्नौज को भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। तो पहले अवंती में अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद कन्नौज में अपना स्थापित किया। धीरे धीरे करके और भी कुछ प्रदेश थे, उनको गुर्जर प्रतिहार ने क्या किया, अपने में अधिकार में कर लिया। गुर्जर प्रतिहार के कुछ ऐसे शासक भी हैं जिनका नाम है मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए हैं। यह गुर्जर प्रतिहार के शासक हैं, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि मिहिर भोज और महेंद्रपाल कौन से शासक हैं, तो आंसर में हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार शासक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई। जैसे देवनागरी लिपि है, उस लिपि, पहले जो लिपि था वह धीरे 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 करके विकास करता जाता था। कहीं ना कहीं कोई अक्षर आ जाता था, कोई ना कोई वर्ण आ जाती थी। तो इसमें क्या होता कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता आने लगी। आखिर अस्थिरता क्यों आने लगी, इसका प्रश्न हम लोग समझते हैं। प्रश्न का उत्तर है करीब 2 सदी पहले, सदी कहते हैं 100 साल को, 100 साल का एक सदी होता है, तो तकरीबन 2 सदी कहने का मतलब 200 साल से पहले, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। जैसे हम लोग अभी कार्ड की छपाई करते हैं ना, उसी तरह से देवनागरी लिपि के क्या बन गए, टाइप। तो वह टाइप बन गए और उसी में क्या करने लगी, पुस्तकें छपने लगी। लेकिन पहले क्या होता था, पुस्तक को हाथ से लिखना पड़ता था। अब सोचिए कि एक पुस्तक को हाथ से लिखने में कितना समय लगता होगा। इसलिए जब करीब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने, तो उसी देवनागरी लिपि के टाइप में पुस्तकें भी छपने लगी। इस प्रकार देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब देवनागरी लिपि के टाइप बने और उसी टाइप के पुस्तक छपने लगे, तो लोगों ने सोचा कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है लिपि का। जो लिपि है उसमें पुस्तक छप ही रहा है, लोगों को समझ में आ ही रहा है, तो अब लिपि में वर्ण का खोज नहीं किया जाए। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो गया कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता आ गई, रुक गई। तीसरा क्वेश्चन कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। कहता है भारतीय लिपियों से का जो संबंध है, किससे संबंध है, लेखक ने ऐसा बताया। तो कौन सी भाषा ऐसा है जिसका संबंध देवनागरी से है, तो लेखक ने गुजराती और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। तो लेखक जो है, लेखक कौन है, लेखक हैं गुनाकर मुले। तो गुनाकर मुले लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी,
यह 3 लिपि जो है गुजराती, ब्राह्मी, बंगला और ब्राह्मी, इन लिपियों का संबंध देवनागरी से बताया है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि देवनागरी का संबंध किन भारतीय लिपियों से है। तो पहला गुजराती, दूसरा बांग्ला और तीसरा ब्राह्मी। लेकिन आपको ऐसा भी ऑप्शन में रह सकता है कि गुजराती, बांग्ला और पहला में हो जाएगा गुजराती, बी में हो जाएगा बांग्ला और सी में हो जाएगा ब्राह्मी और डी में हो जाएगा इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि नंदी नागरी किसे कहते। देखिए, नागरी को देवनागरी कहते हैं, लेकिन नागरी को नंदी नागरी नहीं कहते। नंदी नागरी अलग हुआ, नागरी और देवनागरी एक है, नंदी नागरी अलग है। तो नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। तो उत्तर होगा दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। सब जगह की नहीं, उत्तर भारत की नहीं, केवल दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि हैं उसी नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं या कहलाती है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेत के राष्ट्रकूट और देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के जो लेख लिखा गया है वह नंदी नागरी लिपि में है। ये सब अभी जो हम पढ़े, कोंकण के शिलाहार, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासक, ये सभी शासक हुए। इन सभी शासकों ने अपना लेख जो जनता के लिए लिखवाया था वह लेख जो है नंदी नागरी में लिखा हुआ था। तो नंदी नागरी का जो उल्लेख है यह कोंकण के शिलाहार में है, मान्यखेत के राष्ट्रकूट में है, देवनागरी के यादव में है तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। ठीक है, समझ गए। पांचवा क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुई, उनके विवरण दे। नागरी लिपि का आरंभिक लेख मतलब सबसे पहले यह लेख जो है कहाँ से लिखना शुरू हुआ था उसी का बारे में है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे, पर्वत का जो निचला हिस्सा होता है, तो विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इसी दक्कन प्रदेश में रहने वाले जो लोग थे वह सबसे पहले नागरी लिपि को लिखा था। तो सबसे पहले नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है यह विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में प्राप्त हुआ था। छठा क्वेश्चन है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो 6 नंबर और 7 नंबर की क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुतों बार पूछा गया है। तो छठा नंबर का क्वेश्चन है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। तो कहता है एक मत के अनुसार गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे या गुजरात के नागर ब्राह्मण क्या करते थे, सर्वप्रथम नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था। गुजरात के नागर ब्राह्मण सर्वप्रथम नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले वही, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। ये लिपि जो था सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल जो किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नागरी। एक मत के अनुसार बांकी नगर सिर्फ नगर है। अभी जो छोटा छोटा नगर है, छोटा छोटा शहर है, इस नगर को केवल नगर कहते हैं, परंतु जो काशी है उसको देवनगरी कहते हैं। तो देवनगरी कहते हैं इसीलिए इसे देवनागरी भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो नागरी लिपि 8वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो गई थी। ये जो नागरी लिपि थी यह 8वीं सदियों में पूरे देश में व्याप्त हो गई थी, अतः उस समय यह सार्वदेशिक लिपि थी। तो सार्वदेशिक लिपि 8वीं और 9वीं सदी में बनी हुई थी। तो 8वीं और 9वीं सदी में जो थी यह नागरी लिपि देश के सभी हिस्सों में थी, इसीलिए इसको बोला जाता था सार्वदेशिक लिपि। लेकिन अब देखिए कि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के भाषा हैं और उसके अलग अलग लिपि हैं। लेकिन ये जो 8वीं सदी 9वीं सदी हुआ करता था उस समय नागरी लिपि सभी देशों में, अपने देश के सभी राज्यों में व्याप्त था।
तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।